आशु को ब्यूरो के बारे में बहुत ही लिमिटेड जानकारी थी। उसकी इच्छा होते हुए भी वो फिलहाल तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा सकता था। इसलिए उसने जीवन को फोन किया और ब्यूरो के बारे में जानकारी मांगी। यंग मास्टर आशु, हालांकि विक्रांत बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे इतने सालों तक कैद में रखा गया। उसकी स्ट्रेंथ अकेले ही ब्यूरो के सामने काफी इंफीरियर थी। इतना कहने के बाद जीवन ने एक पल का पॉज लेकर आगे कहा, इस बारे में चिंता मत करें। शेरगिल परिवार इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ने वाला। वे जरूर ब्यूरो को इसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर करेंगे। हम पहले ही एक्शन ले चुके हैं। मैं बस अपने दुश्मन के बारे में और जानना चाहता हूं। आशु ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। यह सही है, आपको फ्यूचर में डेफिनेटली ब्यूरो से निपटना होगा, इसलिए आपको उनके बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए। मुझे थोड़ा समय दें, मैं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके आपको भेज दूंगा। कुछ मटेरियल इंटरनेट के जरिए भेजना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, जीवन ने कहा। ठीक है। आंसू जल्दी में नहीं था। उसने अभी तक यह नहीं सोचा था कि क्या करना है। क्या आपने वाकई विक्रांत को मार दिया? जीवन ने क्यूरियस होकर पूछा, क्योंकि वहां विक्रांत के कॉप्स के कोई निशान नहीं थे। मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। थियोरेटिकली उसे मर जाना चाहिए, आशु ने कहा। तो क्या इसका मतलब है कि उसके बचने के चांसेस अभी भी हैं? जीवन ने पूछा। तुम्हें विक्रांत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आशु ने पूरी सर्टेनिटी के साथ कहा। आशु ने यह नहीं कहा कि विक्रांत मर चुका था, क्योंकि वो इस दुनिया से गायब हो गया था। इसका रीजन यह था कि डेडमन ट्री से प्रोड्यूस हुए कंपेनियन एग्स ऑर्डिनरी कंपेनियन एग्स से अलग होते थे, क्योंकि वे अपनी पिछली लाइफ की चीजें लेकर चलते थे, जिससे वे एक तरह के क्लोन बन जाते थे। आशु विक्रांत से ट्रांसफॉर्म हुए कंपेनियन बीस्ट को लेकर अभी भी काफी एक्सपेक्टेंट था। अगर उसमें लाइफ ब्लास्ट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती तो ये फ्यूचर बैटल्स में आशु के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती थी। हालांकि वो खुद भी स्पेशल ट्रैजेक्टरीज का इस्तेमाल करके लाइफ ब्लास्ट का इफेक्ट अचीव कर सकता था, लेकिन ये बहुत कम प्रैक्टिकल था। ये लाइफ ब्लास्ट जितना सिंपल या कन्वीनियंट नहीं था। इसके अलावा विक्रांत शैडो में छिपने और अलग अलग कर्सेस का एक्सपर्ट था, लेकिन आंसू इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि विक्रांत के कंपेनियन बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो कितनी टेक्निक्स को रिटेन रख पाएगा। जब आशु ख्यालों की दुनिया में गुम था, तभी फोन पर एक मैसेज आया। आशु ने फोन निकाला और देखा कि यह सेलेस्तारा का मैसेज था। मुझे इन चीजों की जरूरत है, मेरे लिए इन्हें खरीद कर लाओ। इस मैसेज के बाद सामानों की एक लंबी लिस्ट थी। आशु ने देखा और उसे रियलाइज हुआ कि ये सभी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। तुम इन चीजों का क्या करोगी? आशु को यह अजीब लगा। उसे याद था कि उसने सेलेस्तारा को केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई टीवी सीरियल इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। सीखने के लिए सेलेस्तारा का जवाब बहुत सिंपल था, केमिस्ट्री सीख रही हो। आशु हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा, क्या तुमने वो टीवी ड्रामे देखे जो मैंने बताए थे? वे बहुत ही नकली हैं, बहुत बोरिंग। तुम इंसानों की बनाई नकली चीजें बेकार हैं, केवल केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी जैसी चीजें दिलचस्प हैं। जल्दी करो और उन्हें खरीद कर ले आओ। मैं वो चीजें कल सूरज डूबने से पहले देखना चाहती हूं। यह इम्पॉसिबल है। तुम जिन आइटम्स की मांग कर रही हो, उनमें से कई चीजें लार्ज सिटी में ही खरीदी जा सकती हैं। मैं उनका स्माइनल सिटी में मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं लार्ज सिटी जाऊं तो लौटने में मुझे आधा महीना लग जाएगा। आशु सच कह रहा था। स्माइल सिटी में बीकर जैसा सामान तो मिल सकता था, लेकिन उन इंस्ट्रूमेंट्स का मिलना पॉसिबल नहीं था। सेलेस्तारा ने शायद इंटरनेट से फेडरेशन के बारे में काफी कुछ जान लिया था। उसे शायद पता था कि आशु झूठ नहीं बोल रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने एक और मैसेज भेजा। मैं चाहती हूं कि तुम एक बार चेस माउंटेन में जाओ और वहां से कुछ ले आओ सेलेस्तारा। तुम भी जानती हो कि मैं कितना कमजोर हूं। अगर तुमने मुझे चेस माउंटेन में भेजा तो क्या वो मेरी जान लेने जैसा नहीं होगा? आशु ने तुरंत मैसेज भेजकर इस रिक्वेस्ट को सिरे से नकार दी। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें जरा भी खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे सभी लिम्स कटवाने की विश करूंगी, सेलेस्तारा ने कहा। तुम मुझे वहां किस चीज के लिए भेजना चाहती हो? आशु ने माथे पर हल्की शिकन लाते हुए पूछा। अगर सेलेस्तारा उसे सील को ब्रेक करने के लिए भेज रही होती तो यह एक बड़ी प्रॉब्लम होती। अंदर से एक ट्रीजर लेने के लिए। उस ट्रीजर की मदद से
फ्यूचर में तुम चीजों को डायरेक्ट मेरे पास पहुंचा सकते हो, फिर तुम्हें बार बार इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे तुम बहुत समय बचा सकोगे, सेलेस्तारा ने कहा। क्या सच में ऐसा कोई ट्रीजर है? वो क्या है? आशु को यह सुनकर खुशी महसूस हुई। करंट सिचुएशन से ऐसा लग रहा था कि सेलेस्तारा को सच में उसकी जरूरत थी, इसीलिए उसे नुकसान पहुंचाने का कोई तुक नहीं बनता था। अगर वो चेस माउंटेन के अंदर की सिचुएशन को देख सके तो फ्यूचर में चेस माउंटेन के डेंजन को क्लियर करने में यह मददगार साबित होगा। इसके अलावा ट्रीजर भी मिल सकता था। सेलेस्तारा ने कहा, कुछ खास नहीं है, ये बस एक फ्लावर है। लेकिन वो फ्लावर चेस माउंटेन के अंदर उग रहा है। उसे निकालने के लिए तुम्हें माउंटेन की बेली में जाना होगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या यह सच में खतरनाक नहीं है? आंसू अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। चेस माउंटेन वाकई बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो कोई खतरा नहीं होगा। अनलेस तुम्हारी मरने की इच्छा ना हो और मेरी बात ना मानो, सेलेस्तारा ने रुककर आगे कहा, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। 1 घंटे में चेस माउंटेन पर पहुंचो, वरना समझ गया सभी लिम्स काट दिए जाएंगे। हालांकि वो अनिच्छुक था, आंशु को फिर भी जाना पड़ा। वो पहले सेलेस्तारा की पावर्स देख चुका था। उसकी विश फोर्स बहुत ही खौफनाक थी। यहां तक कि ट्रुथ लिसनर की ईविल नलिफिकेशन लाइफ सोल भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकती थी। उसे वाकई जाना ही था। सच में जोखिम लेना बुरा है। मैं फ्यूचर में अनजाने डायमेंशनल जोन में रैंडमली नहीं जाऊंगा। आशु ने अपने सामान को पैक किया और चेस माउंटेन की तरफ रवाना हो गया। जब उसने फिर से उस फ्लावर को देखा तो सेलेस्तारा ने उससे कुछ नहीं कहा। उसने देखा कि जिस पहाड़ी दीवार में फ्लावर उग रहा था उसमें एक दरार थी। शायद वो उसमें से घुस सकता था। अंदर आओ, फ्लावर के अंदर से सेलेस्तारा की आवाज आई। आशु ने दांत भींचे और साइडवेज होकर दरार में घुस गया। दरार इतनी नैरो थी कि आंसू बस धीरे धीरे साइड में चलते हुए आगे बढ़ सकता था। जैसे जैसे वो अंदर गया, अंधेरा बढ़ता गया। जल्द ही चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया। थैंकफुली कि आशु के पास ट्रुथ लिसनर था, जिससे वो आसपास की सिचुएशन जान सकता था। इससे वो ज्यादा डरावना नहीं लगा। काफी देर तक चलने के बाद दरार आखिरकार खुल गई। आशु को रियलाइज हुआ कि उसके सामने एक ह्यूज स्पेस था। आशु माउंटेन बेली के बीचों बीच था और उसके नीचे एक ह्यूज अजीब इमारत थी। आशु ने एंशिएंट आर्किटेक्चरल के काफी नक्शे देखे थे, लेकिन ऐसी इमारत उसने पहली बार देखी थी। इसमें लेयर्स थीं जो सीढ़ियों की तरह दिखती थीं, लेकिन वे बहुत ह्यूज थीं। हर लेयर एक बड़े चौराहे जैसी थी। सबसे ऊपर एक एंशिएंट इमारत थी। वहां से एक इंद्रधनुषी रंग का ट्रीजर हेलो आसमान की तरफ उठ रहा था, जो माउंटेन बेली के अंदरूनी हिस्से को रोशन कर रहा था। एंशिएंट इमारत के भीतर से 7 रंगों का ट्रीजर ग्लो ऊपर उठ रहा था, लेकिन इसकी फाउंडेशन से खून जैसा लिक्विड रिस रहा था। अंडरग्राउंड रिवर उस फाउंडेशन से होकर गुजर रही थी और खून जैसे लिक्विड को अपने साथ ले जा रही थी, जिससे वो तुरंत ब्लड रिवर में बदल गई। अब आशु को फाइनली पता चला कि बाहर की रिवर खून के रंग की क्यों थी। यह इस अजीब इमारत की वजह से था। जब उसने इमारत की ब्लीडिंग करती फाउंडेशन को करीब से देखा तो आशु के चेहरा के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। फाउंडेशन एक्चुअली में अनगिनत खोपड़ियों और हड्डियों से बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत स्केलेटन्स को सीमेंट में डाल दिया गया हो। इसे देखकर ही आशु के रोंगटे खड़े हो गए। पहाड़ी दीवार के पास रहकर नीचे क्रॉल करना याद रखना। कभी भी पहाड़ी दीवार से दूर मत जाना और ना ही उड़ने की कोशिश करना। तुम्हारे पैर हमेशा जमीन पर होने चाहिए। सेलेस्तारा की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये असली आवाज नहीं थी। इसके बजाय ये आशु के दिमाग में गूंजी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फ्लावर जिसके बारे में तुमने बताया था उस एंशिएंट इमारत के अंदर है? आशु ने धीरे से पूछते हुए अंदाजा लगाया, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। सेलेस्तारा ने उसकी बात सुनी। सही कहा, जब तुम पहाड़ी दीवार के नीचे पहुंच जाओ तो रिवर में तैरना शुरू कर देना। ध्यान रखना, सामने वाली सीढ़ियों पर मत जाना। लेफ्ट राइट सदा तैरना। वहां एक होल है, तुम्हें वहीं से अंदर जाना होगा। रिवर में कोई अजीब क्रिएचर तो नहीं होंगे? सही कहा, कराना। आशु ने एंशिएंट इमारत के नीचे बह रही ब्लड कलर्ड रिवर की तरफ देखा और थोड़ा अनईजी फील किया। बिल्कुल होंगे, तुमने अब तक उस बोन फ्लूट का इस्तेमाल नहीं किया है ना? जब तुम पानी में उतरो तो उस बोन फ्लूट को अपने दांतों से पकड़ लेना और आगे तैरना। जो कुछ भी तुम देखो या महसूस करो, घबराना मत और कुछ मत बोलना। बस मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आगे तैरते रहना।
और कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, एक ही बार में सब बता दो। आशु ने ग्लूमली कहा। बस इतना ही, अब तुम जा सकते हो, सेलेस्तारा ने सीधे जवाब दिया। आशु ने बोन फ्लूट निकाली और उसे अपने दांतों से पकड़ लिया, फिर नीचे उतरने लगा। हालांकि रिवर बाहर से ब्लड कलर्ड लग रही थी, लेकिन ये केवल रंग में एक जैसी थी। इसमें ब्लड की गंध नहीं थी, लेकिन अंदर की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। जैसे जैसे आंसू नीचे की तरफ क्रॉल करता गया, ब्लड की गंध और इंटेंस होती गई। ये लगभग इंटॉलरेबल हो गई थी। जब वो नीचे पहुंचा तो खून की गंध इतनी ज्यादा थी कि उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे उल्टी होने वाली हो। ब्लड कलर्ड रिवर और डिस्टेंस पर ब्लड के जैसी स्केलेटन फाउंडेशन को देखकर आंसू ने दांत भींचे और पानी में छलांग लगा दी। उसका पॉइजन रेजिस्टेंस काफी हाई था और उसने खुद को डॉक्टर डार्कनेस के पॉइजन से कई बार इंजेक्ट किया था, इसलिए वो रिवर के पॉइजन से नहीं डरता था। फिर भी पानी में घुसते ही आंसू को अपनी स्किन पर खुजली महसूस हुई। हालांकि उसने म्यूटेटेड स्टोन ची का कवच पहन रखा था, लेकिन कवच में कुछ जगहों पर छोटे छोटे गैप्स थे जो ब्लड जैसे पानी को अंदर आने से नहीं रोक सके। थैंकफुली खुजली के अलावा कोई और रिएक्शन नहीं हुआ। तब जाकर आशु ने राहत की सांस ली और इमारत की लेफ्ट साइड तेजी से तैरने लगा। जैसे ही वो तैर रहा था, उसे अचानक महसूस हुआ कि ब्लड क्लर्ड रिवर के नीचे से कुछ ऊपर उठ रहा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो चीज एक मैसिव ऑब्जेक्ट थी। उसका पूरा शरीर किसी तरह की पावर से कांपता हुआ मालूम हो रहा था। ट्रुथ लिसनर उसकी एग्जिस्टेंस को सुन तो सकता था, लेकिन वो उन वाइब्रेशन से अफेक्ट हो रहा था और उसकी एग्जैक्ट अपीयरेंस को सुन नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत ही बड़ी मालूम हो रही थी। रुको मत, कुछ मत बोलो, तैरते रहो, घबराओ मत जब तक तुम मरना नहीं चाहते। सेलेस्तारा की आवाज फिर से उसके दिमाग में गूंज उठी। इस पॉइंट पर आंसू के पास केवल आगे तैरने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने अपने कान तनी हुई सिचुएशन में रखे। उसे ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे वो चीज बस उसके ठीक नीचे है। वो चीज अनइमेजिनेबली बड़ी थी, जो शायद 100 मीटर लंबी थी। उसे ये नहीं पता था कि वो क्या थी। क्यों रे फ्लावर, मुझे नुकसान मत पहुंचाना, आशु ने अपने आप से सोचा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो चीज उसके शरीर को छूने वाली थी। इसके अलावा कई सीवीड और टेंटिकल्स पहले ही उसके शरीर को छू चुके थे। रुको मत, तैरते रहो, इसे नजरअंदाज करो। सेलेस्तारा की आवाज फिर से गूंज उठी। आंसू के पास केवल उसकी बात सुनकर आगे तैरने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज हुआ कि उसके चारों तरफ पानी से कई लाल चीजें उभर रही थीं। वे चीजें अंगूठे की मोटाई की थीं। वे सीवीड या टेंटिकल्स जैसी दिख रही थीं, जो पानी से बाहर निकल रही थीं और 100 मीटर तक लंबी रिवर को घेर रही थीं। जब आंसू का शरीर उन चीजों से टकराया तो उसने पाया कि वे नरम और चिपचिपी थीं। उसे नहीं पता था कि वे क्या थीं। तैरते रहो और उनकी परवाह मत करो, चाहे तुम उनसे टकराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेलेस्तारा की आवाज फिर से आंसू के दिमाग में गूंज उठी। आंसू ने महसूस किया कि उसके पूरा शरीर पर खुजली हो रही थी। उसे पता था कि जैसा सेलेस्तारा ने कहा था वैसा ये बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं था। कम से कम ये चीजें डेफिनेटली जहरीली थीं। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस काफी हाई थी। अगर कोई और होता तो वो अब तक रिवर के बॉटम में डूब चुका होता। वो बोन फ्लूट मुंह में दबाए लाल आइटम्स के बीच तैर रहा था। इसे अब तैरना नहीं, कहां जा सकता था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इन लाल आइटम्स पर रेंग रहा हो। थैंकफुली खुजली के अलावा उन आइटम्स ने उस पर हमला नहीं किया। आशु एंसिएंट इमारत के लेफ्ट साइड क्रॉल करते हुए कुछ 100 मीटर तक गया, लेकिन उसे वो होल नहीं मिला जिसे सेलेस्तारा ने बताया था। तुम पहुंच गए हो, लगभग 3 मीटर नीचे, यहां से डाइव कर अंदर जाओ, सेलेस्तारा ने अचानक कहा। हे भगवान, अगर मुझे सभी 5 लम्स काटने भी पड़े तो मैं फिर कभी यहां नहीं आऊंगा। आशु ने दांत भींचे और लाल सीवीड जैसे आइटम्स को हटाया। वो खून में तैरते हुए गया, जिसकी गंध उसे उल्टी जैसा महसूस करवा रही थी। लाल आइटम्स लगातार कांप रही थीं, जिससे ट्रुथ लिसनर की सुनने की एबिलिटी पर गहरा असर पड़ रहा था। आशु ने लाल सीवीड से होकर डाइव मारी और कुछ समय तक तलाश करी और फाइनली वो होल ढूंढ लिया जिसे सेलेस्तारा ने मेंशन किया था। केव लगभग एक कुत्ते के बिल के साइज की थी। आशु का सिर बस अंदर घुस पाया तो उसने मुश्किल से अंदर घुसने की कोशिश की। उसके पीछे एक टनल थी जो रिवर से फ्लडेड थी। थैंकफुली यहां लाल सीवीड नहीं थे,
ट्रुथ लिसनर प्रॉबली अंदर की सिचुएशन को सुन सकता था। अभी ऊपर मत आना, बस मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पानी के नीचे तैरते रहो। अब तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। तुम्हें ठीक नीचे की स्टोन स्लैब से चिपके रहना होगा। अगर बाहर की चीजों ने तुम्हें डिस्कवर कर लिया तो समझो तुम्हारा खेल खत्म। धत्त तेरे की आंसू के मन में सेलेस्तारा को शाप देने की इच्छा हो रही थी, लेकिन जब हालात इस तरह से हो गए थे तो और कोई रास्ता नहीं था। वो केवल स्टोन स्लैब के पास रहते हुए केयरफुली तैरते हुए आगे बढ़ सकता था। नीचे की टनल चारों डायरेक्शन से कनेक्टेड थी। आशु ने सेलेस्तारा के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तैरते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। साथ ही उसने जो रास्ता लिया था उसे याद रखना, ताकि फ्यूचर में यहां आने पर उसे आसानी हो। वो डेफिनेटली वापस पर्सनली तो नहीं आएगा। हालांकि वो गेम में अभी भी एक्सप्लोरेशन जारी रख सकता था। थैंकफुली आशु ने 9 ड्रैगन्स आर्ट सीखी हुई थी, जिस वजह से पानी के अंदर सांस रोकने की उसकी एबिलिटी एवरेज इपिक एक्सपर्ट से कहीं ज्यादा थी। अगर ये कोई ऑर्डिनरी इपिक ह्यूमन होता तो न केवल पानी में पॉइजन उसे लंबे समय तक तैरने से रोकता, बल्कि वो शायद पहले ही सांस लेने के लिए सरफेस पर जा चुका होता। ठीक है, आगे पत्थर की सीढ़ी है, बस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाओ। काफी समय तक तैरने के बाद वो कई फ्लडेड टनल से गुजरा। जैसे ही उसे सांस लेने की जरूरत पड़ी, उसने फाइनली सेलेस्तारा को उसे पानी से बाहर आने के लिए कहते हुए सुना। आंसू पत्थर की सीढ़ियों से होते हुए पानी से बाहर निकला और जोर जोर से सांसें लेने लगा। हालांकि सांस लेते हुए वो अपनी सांस रोकने से नहीं रोक पाया। जब उसने सामने का नजारा देखा, पत्थर की सीढ़ियों के आखिर में एक स्टोन प्लेटफॉर्म था। उस पर डायमेंशनल क्रिस्टल्स का एक छोटा सा ढेर था, जो गोल्ड से बने माउंटेन की तरह चमक रहा था। हालांकि उसने अपने रहस्यमयी सेल फोन से तस्वीर लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन क्रिस्टल्स से प्रोड्यूस होने वाली टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन से वो बता सकता था कि वे ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं थे। ट्रीजर के अराउंड चलो और इसके पीछे जाओ। सेलेस्तारा की आवाज फिर से उसके दिमाग में गूंज उठी। क्या मैं यहां से कुछ क्रिस्टल्स ले सकता हूं? अगर मुझे फ्यूचर में कुछ खरीदना पड़े तो मुझे फिर से तुम्हारे पास पैसे के लिए नहीं आना पड़ेगा। आंसू ने लार निगलते हुए पूछा। वो खुद भी हाई लेवल क्रिस्टल्स के माउंटेन को फेस करते हुए अपने दिल की धड़कनों को शादी के ढोल की तरह बजते हुए महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। अगर तुम जीना नहीं चाहते तो उन्हें ले लो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उनसे दूर रहो और उन्हें मत छुओ, सेलेस्तारा ने कहा। कंजूस आशु ने बुदबुदाते हुए क्रिस्टल्स के माउंटेन के अराउंड घूमा। जब वो क्रिस्टल के ढेर के पीछे पहुंचा तो उसने देखा कि एक अजीब सा क्रिएचर क्रिस्टल के ढेर पर फैला हुआ था। उसका शरीर मुड़ा हुआ था जैसे वो सो रहा हो। वो क्रिएचर गोल्डन रंग का था और पेंगोलिन की तरह दिख रहा था, लेकिन वो अलग सा लग रहा था। वो कौन सा डायमेंशनल क्रिएचर है? आशु ने क्रिस्टल के ढेर पर फैले पेंगोलिन को देखते हुए पूछा। क्योंकि सेलेस्तारा ने उसे केयरफुल रहने के लिए वॉर्न नहीं किया था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तुम इंसानों के शब्दों में ये एक मिथिकल क्रिएचर है। इसे वेल्थ कंजर्वर कहा जाता है। ये किसी भी लालची क्रिएचर को स्वॉलो कर लेता है जो उसकी वेल्थ को लेने की कोशिश करता है। सेलेस्तारा ने कहा, मिथिकल क्रिएचर? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आशु का चेहरा घबराहट के मारे लाल काला पीला और पता नहीं कैसा कैसा हो गया, और उसकी आवाज डीप हो गई। जब तक तुम उन क्रिस्टल्स को नहीं छुओगे, ये नहीं जागेगा मुझे। इसके बारे में क्यों बताना चाहिए? सेलेस्तारा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। आशु ने अंदर ही अंदर सीक्रेटली अलार्म्ड हो गया। अगर उसने सेलेस्तारा की बात नहीं मानी होती और लालच में आकर क्रिस्टल्स ले लिए होते तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। ट्रीजर प्लेटफॉर्म के पीछे पत्थर की सीढ़ियां थीं। आंसू सीढ़ियां उतरते हुए एक हॉल में दाखिल हुआ। उसने हॉल में कई अजीब स्टोन स्टैच्यू देखे, जो अलग अलग तरह के अजीबोगरीब बीस्ट्स के थे। वे एंशिएंट और मजेस्टिक थे, लेकिन उनमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। हालांकि इन सभी के मुंह में अलग अलग रंगों के एग्स थे। क्या ये कंपेनियन एग है? आशु ने हॉल के दोनों तरफ रखी दोनों रॉज के स्टैच्यूज को देखा। हर स्टैच्यू के मुंह में एक कंपेनियन एग था। हाँ, तुम्हारे इंसानी शब्दों में ये मिथिकल कंपेनियन एग्स हैं, सेलेस्तारा ने कहा। मिथिकल कंपेनियन एग? ये किस तरह की जगह है? यहां इतने सारे ट्रीजर क्यों हैं? आशु ने सरप्राइज होकर पूछा। कम से कम 10 स्टोन स्टैच्यू थे और इन सभी के मुंह में मिथिकल कंपेनियन एग थे। ये थोड़ी डरावनी बात थी क्या?
तुमने स्कूल में जाकर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री नहीं पढ़ी? सेलेस्तारा ने डिस्डेन में कहा। इसका इससे क्या लेना देना है कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी? आशु ने पूछा। क्योंकि तुमने हिस्ट्री पढ़ी है तो तुम्हें डियर टेरेस पवेलियन को देखते ही पहचान लेना चाहिए। यह दुनिया में एक यूनिक इमारत है, सेलेस्तारा ने कहा। डियर टेरेस पवेलियन, वही डियर टेरेस पवेलियन जिसे एक तानाशाह ने अपनी कंट्री के सारे रिसोर्सेज को खर्च करके और सिटीजन्स पर अत्याचार करके बनाया था। आशु हिस्ट्री के मामले में बहुत कमजोर था। उसने सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई की थी, लेकिन उसने डियर टेरेस पवेलियन के बारे में सुना था क्योंकि यह बहुत फेमस था। जब तानाशाह ने कंट्री की पूरी स्ट्रेंथ लगाकर डियर टेरेस पवेलियन का निर्माण किया तो उसने उसमें अनगिनत रेयर ट्रीजर छुपा दिए थे। वो इसमें खाने पीने और मस्ती करने में लगा रहता था। ये बहुत ज्यादा फिजुअल खर्ची और डिबॉचरी था। इसने आशु को भी कुछ हद तक एनवियस बना दिया था। हाँ, ये वही लीजेंडरी डियर टेरेस पवेलियन है। हालांकि डियर टेरेस पवेलियन का इफेक्ट उतना सिंपल नहीं है जितना तुम इंसान ट्रीजर को स्टोर करने का कहते हो। तो फिर ये किस लिए पाए? आशु ने पूछा। सेलेस्तारा ने अजीब हंसी हंसते हुए कहा, तुमने जरूर डियर टेरेस पवेलियन के रिगार्डिंग फिल्में और मूवी देखी होंगी, है ना? उनमें से एक फिल्म में एक फोक्स डीमोनेस है जो तानाशाह के साथ डियर टेरेस पवेलियन में डीमंस एंड इमोर्टल्स को मॉर्टल वर्ल्ड में डिसेंड होने और खाने पीने और मजा करने के लिए इनवाइट करती है। मैंने वो फिल्म देखी थी, लेकिन वे एक्चुअली में इमोर्टल नहीं थे। वे सभी डीमंस के मैनिफेस्टेशन थे जिन्हें डीमोनेस ने बुलाया था। आशु ने कुछ सोचते हुए कहा, हालांकि कहानी ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है, फिर भी यह कुछ हद तक सटीक है। डियर टेरेस पवेलियन का यूसेज डायमेंशनल क्रिएचर्स से जुड़ा है, इसीलिए इसे डीमंस को इनवाइट करना भी कंसिडर किया जा सकता है, सेलेस्तारा ने अजीब अंदाज में कहा। क्या मैं इन कंपेनियन एक्स को ले जा सकता हूं? आशु ने कंपेनियन एक्स को घूरते हुए पूछा। वे सभी मिथिकल कंपेनियन एग थे। इनमें से कोई भी एक बहुत बड़ी कीमत पर बेचा जा सकता था। अगर वो उन्हें फोन नहीं बेचता तो वो खुद उनका इस्तेमाल कर सकता था। तुम क्या सोचते हो? सेलेस्तारा ने पूछा। छोड़ो, मैं इन्हें नहीं ले सकता, आशु ने निराशा के साथ कहा। तो फिर तुम क्यों नहीं तेजी से चल रहे हो? हॉल के राइट साइड एक फ्लावर पॉइंट है, वही वो चीज है जिसे तुम यहां लेने के लिए आए हो, सेलेस्तारा ने कहा। आशु ने सेलेस्तारा की बताई लोकेशन को फॉलो किया और सच में कोने में एक फ्लावर पॉट देखा। वो बहुत इनकॉन्स्पिक्यूअस लग रहा था, जैसे एक चमकदार क्ले पैंट अंदर एक फ्लावर लगा था। वो आलसी तरीके से 2 लीव्स और एक फ्लावर उगा रहा था। फ्लावर मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर जैसा लग रहा था, जो सुस्त होकर लटक रहा था, जैसे वो कुपोषित था और मुरझाने वाला था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे क्यों नहीं ले जा रहे? सेलेस्तारा ने फिर से कहा। आशु के पास कोई चॉइस नहीं थी, सो उसने फ्लावर पॉट उठा लिया। उसका मूड ठीक नहीं था, क्योंकि वो इतने सारे हाई लेवल क्रिस्टल और मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स को देखकर भी सिर्फ फ्लावर पॉट ही उठा सका। सेलेस्तारा, यहां आना कोई आसान काम नहीं है। क्या तुम्हारे पास और कुछ है जिसे मैं लाऊं? मेरा फिर से यहां आने का मन नहीं है, आशु ने बिना हार माने पूछा। डियर टेरेस पवेलियन को डायमेंशनल क्रिएचर गार्ड कर रहा है। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो जो चाहो ले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, सेलेस्तारा ने ताना मारते हुए कहा। यह सुनकर आशु ने किसी और चीज को लेने के विचार को नकार दिया। जब वो फ्लावर पॉट के साथ वापस चल रहा था तो उसने पूछा, इस फ्लावर का क्या काम है? इसे कम मत समझो, इस फ्लावर में टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है। फ्यूचर में जब तुम कुछ खरीदोगे और उसे फ्लावर में डालोगे तो तुम उसे मुझ तक टेलीपोर्ट कर सकते हो। क्या यह केवल एक फिक्स्ड पॉइंट टेलीपोर्टेशन डिवाइस है? आशु तुरंत निराश हो गया। तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में अगर मुझे तुम्हें कुछ देना हो तो मैं इसे भी तुम्हें इसी के जरिए भेज सकती हूं। यह तुम्हारे ह्यूमन फोन से कहीं ज्यादा कन्वीनियंट है। यह शायद वही है जिस पर तुम ह्यूमन क्वांटम ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस के नाम से रिसर्च कर रहे हो, जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया, सेलेस्तारा ने कुछ सोचते हुए कहा। आशु ने जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश की, लेकिन वो केवल इस बात की उम्मीद कर सकता था कि फ्यूचर में उसे सेलेस्तारा से बेनिफिट्स मिल सके। अदरवाइज ये ट्रिप बेकार हो जाती। उसे फ्लावर पॉट के अलावा और कोई फायदा नहीं हुआ था। आशु ने गुस्से में अपनी सराउंडिंग्स को देखा और देखा कि हॉल की दीवार पर एक अजीब 9 टेल्ड अस फोक्स का पोर्ट्रेट इंग्रेव्ड था। उसने उस पोर्ट्रेट को ध्यान से देखा और कहा,
क्या ये लीजेंडरी ट्रू फॉर्म है उस फोक्स डिमोनेस का? हाँ, वही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे देखना कंटिन्यू नहीं रखती, सेलेस्तारा ने सख्त टोन में कहा। क्यों? जैसे ही आशु ने पूछा, उसे महसूस हुआ कि उसका लॉस्ट इमोर्टल मंत्रा रिएक्ट करने लगा और उसका सर्कुलेशन स्लो डाउन होना शुरू हो गया। लगभग उसी समय आशु ने देखा कि नाइन टेल्ड फोक्स की आंखों से एक तरह की इविल लाइट इमिट होनी शुरू हो गई थी। ये थी, क्या तुम अपनी आंखें बंद नहीं करोगे? तुम एक इंसान होकर इतने लंबे समय तक डीमन गोड कैटलॉग को क्यों घूर रहे हो? क्या तुम हाफ डीमन बनने का इरादा रखते हो? सेलेस्तारा गुस्से भरी आवाज में चिल्लाई। लेकिन सेलेस्तारा की वार्निंग के बावजूद आशु ने अपनी नजरें नहीं हटाई। उसने पत्थर की दीवार पर बने नाइन टेल्ड फोक्स के सिंबल को घूरना जारी रखा। उसके शरीर में मौजूद लॉस्ट इमोर्टल मंत्रा फिर से ऑटोमेटिकली सर्कुलेट होने लगा। यह फीलिंग आशु के लिए बहुत फेमिलियर थी। उसने ये एहसास स्मॉल परफेक्शन ऑफ विजडम सूत्रा और दूसरी प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट्स सीखते समय भी एक्सपीरियंस किया था। आशु ने देखा कि नाइन टेल्ड रीचोर्ड फोक्स का स्टैच्यू एक अजीब ब्लैक टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो गया। ज्यादा समय नहीं बीता कि वो एक विंग्ड काऊ में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर आशु ने देखा कि पत्थर की दीवार पर बना स्टोन स्टैच्यू लगातार चेंज होता गया और कई ऐसे स्टैच्यू बना रहा था जिन्हें आशु ने पहले कभी नहीं देखा या सुना था। देखना बंद करो, यह तुम्हारे लिए किस्मत को ललकारने की बात हो सकती है, लेकिन मेरे सामान को कौन खरीदेगा? सेलेस्तारा बहुत एंग्शियस थी। हालांकि वो इंटरनेट पर किसी से भी बात कर सकती थी, लेकिन दूसरों को चेस माउंटेन पर आने के लिए बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। शायद ही कोई ऐसा था जो वहां आने की हिम्मत करता। अगर कोई आने की हिम्मत करता भी तो बाहर सोल्जर तैनात होते, इसलिए बाहरी लोग चेस माउंटेन के पास भी नहीं आ सकते थे। और अगर मान भी लें कि कोई चेस माउंटेन के पास पहुंच भी जाता तो शायद ही कोई ऐसा होता जो बिना मरे चेस माउंटेन के अंदर एंटर दाखिल हो सके। सेलेस्तारा ने जब ऑनलाइन जाना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि ह्यूमंस उसकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा कमजोर थे। आशु को पहले से ही सबसे पावरफुल इंसानों में से एक कंसिडर किया जा सकता था। आशु ने सेलेस्तारा को नजरअंदाज कर दिया और पत्थर की दीवार को घूरता रहा। पत्थर की दीवार पर हजारों डीमन बीस्ट्स के सिंबल ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। आशु ने महसूस किया कि इन डीमन बीस्ट्स में अलग अलग चार्म और ऑरा था, लेकिन उसे कुछ स्पेशल दिखाई नहीं दिया। हालांकि लॉस्ट इमोर्टल मंत्रा का सर्कुलेशन लगातार स्लो होता जा रहा था। जब आशु को यह भी याद नहीं रहा कि उसने कितने डीमन बीस्ट्स स्टोन स्टैच्यू के सिंबल देखे थे, तब जाकर लॉस्ट इमोर्टल मंत्रा का सर्कुलेशन फाइनली पूरी तरह रुक गया। अगले ही पल लॉस्ट इमोर्टल मंत्रा क्रेजिली सर्कुलेट होने लगा, लेकिन इसका पाथ और मोड पहले से पूरी तरह अलग था। यह एक बार फिर से एक नई नवेली प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट बन गया। यह प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट बहुत ही बिजर थी, जिससे आशु को एक अलग सा एक्सपीरियंस हुआ। जब उसने इस प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट को सर्कुलेट किया तो उसकी बाएं नडी का फ्लैश कांपने लगा और ऐसा लगा जैसे उसमें किसी ड्रैगन की दहाड़ गूंज रही हो। उसकी नसें और हड्डियां वोल्फ और टाइगर की तरह गूंजने लगीं और उसके बाल नीडल्स की तरह खड़े हो गए। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे वो एक डंडेलियन हो नामुमकिन। एक इंसान डीमन गोड कैटलॉग की लेगेसी में बेसिक मास्टरी कैसे हासिल कर सकता है? यह नामुमकिन है। अपनी केव में सेलेस्तारा की आंखें सरप्राइज के मारे फैल गईं, जैसे उसने कुछ बहुत ही अनबिलीवेबल देखा हो। जैसे ही आशु ने नई नवेली प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट को सर्कुलेट किया, उसे पता चला कि इस प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट का नाम डीमन गोड ब्लड लाइन कैटलॉग है। हालांकि आशु ने इस प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट में केवल बेसिक मास्टरी हासिल की थी, वो अभी भी एक लाइफ प्रोविडेंस कंडेंस करने से काफी दूर था। आशु ने अपनी नजरें हटाई और उसके माइंड में सेलेस्तारा की आवाज गूंज उठी। अजीब है, जब तुमने डीमन गोड कैटलॉग को मास्टर किया तो कोई डीमनाइजेशन क्यों नहीं हुआ? क्या तुम पहले से इंसान नहीं हो? यह तो बस एक कैजुअल लुक था। मैं इससे डीमन कैसे बन सकता हूं, है ना? आशु ने बेपरवाही से कहा। उसने सच में डीमन गोड ब्लड लाइन कैटलॉग में मास्टरी हासिल नहीं की थी। इसे तो बस लॉस्ट इमोर्टल मंत्रा ने सिमुलेट किया था, इसीलिए उसे वो नुकसान नहीं हुआ जिसके बारे में सेलेस्तारा ने जिक्र किया था। सेलेस्तारा ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस आशु को जल्दी से डियर टेरेस पवेलियन छोड़ने के लिए कहा। आशु ने फ्लावर पॉट को केओस स्पेस में रखा और फिर वापस जाने के रास्ते पर चल दिया।
वो चेस माउंटेन से बाहर की दरार तक आया और गहरी सांस लेकर राहत की अनुभूति की। जल्दी से वापस जाकर वो सब कुछ खरीदो जिसकी मुझे जरूरत है, फिर उन्हें वॉइड फ्लावर के जरिए मेरे पास भेज दो। सेलेस्तारा ने इंस्ट्रक्शन दिया। जब आशु कैंप में बने अपने डोर में वापस आया तो उसने राहत की सांस ली। उसने फैसला किया कि वो अब अनजान डायमेंशनल जोन में जाने का जोखिम नहीं उठाएगा। क्या मुझे सेलेस्तारा की विशेष से निपटने करने का कोई तरीका सोचना चाहिए? नहीं तो मुझे हमेशा ये सब करना पड़ेगा। ये वाकई परेशानी भरा है। आशु ने सोचा, लेकिन कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं सूझा। अगले कुछ दिनों में आशु पास की एक सिटी गया और कुछ कॉमन केमिकल और इक्विपमेंट्स खरीदे। फिर उसने वॉइड फ्लावर के थ्रू उन आइटम्स को सेलेस्तारा तक पहुंचा दिए। वॉइड फ्लावर सच में बहुत यूजफुल था। जैसे ही वो उस फ्लावर से, जो मॉर्निंग ग्लोरी जैसा दिखता था, ओपन कहता, उसका फ्लावर एक छोटा सा स्पेशल पोर्टल बना देता। उसे बस सामान उसमें डालना होता था। सेलेस्तारा फिलहाल शांत हो गई थी, लेकिन उसने आशु को जल्द से जल्द एक लार्ज सिटी जाकर उसकी जरूरत का सारा सामान खरीदने को कहा। हालांकि आशु ने अग्री किया। वो स्कूल लौटने की जल्दी में नहीं था। उसने कुछ और दिन आर्मी कैंप में बिताए। उसने सोल्जर्स को पहले रैशेस से इन्फेक्ट होने दिया और फिर उन्हें पॉइजन का इंजेक्शन देकर एंटीबॉडी फॉर्म कराई। अब उन्हें ब्लड रिवर से डरने की जरूरत नहीं थी और उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ गई थी। अब ऑफिसर और सोल्जर्स आशु को देखते ही डॉक्टर शाह कहने लगे थे। उन्हें अब लिटिल भी नहीं कहना पड़ता था। जाहिर था कि वे आशु की दिल की गहराइयों से इज्जत करने लगे थे। हालांकि आशु इस इज्जत का आदी नहीं था। वो क्लियरली कोई मेडिकल स्किल नहीं जानता था, इसलिए जब भी सोल्जर्स उसे डॉक्टर शाह कहते, उसे अजीब लगता। फाइनली एक दिन जीवन के लोग आए और अपने साथ स्पेशल इंस्पेक्टर ब्यूरो की जानकारी लेकर आए। इनमें से कई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे। जीवन ने आशु को बार बार वार्निंग दी कि इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद तुरंत डिस्ट्रॉय कर दे, इन्हें किसी और को देखने ना दे। आशु ने केयरफुली मोटे डॉक्यूमेंट को स्टडी करने शुरू कर दिए, जिसमें ब्यूरो के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन शामिल था। इसमें हर एक डिपार्टमेंट और ऑफिस की अच्छी खासी डिटेल्स दी गई थी। डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद आशु को एहसास हुआ कि एसआईबी की अथॉरिटी रेंज बहुत लार्ज थी। हालांकि डॉक्यूमेंट में एसआईबी की कई अचीवमेंट्स का भी जिक्र था। उन्होंने कई डेविल्स को कैप्चर किया था। इस प्रोसेस में उन्होंने कई जानें भी गंवाई थीं। ब्यूरो की इनिशियल एस्टैब्लिशमेंट का टारगेट उन अनस्क्रूपुलस डेविल्स को निशाना बनाना था, साथ ही कुछ फेडरेशन ऑफिशियल्स और लोकल के अमीर परिवारों को भी, जो सीक्रेटली कई नापाक काम करते थे। लेकिन वक्त के साथ जब इसकी बढ़ती हुई पावर पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी, तो ब्यूरो भी धीरे धीरे बदल गया। एसआईबी में कुल 15 ब्रांचेस थीं। ये फेडरेशन के 15 जरूरी सिटीज में स्टेशनड थे और पास के एरियाज की खुफिया इंफॉर्मेशन और सर्वेलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हर एक ब्रांच को हैंडल करने के लिए 15 मिनिस्टर्स थे, जैसे कि रवि। ये सभी इपिक स्टेज के एक्सपर्ट्स थे। इसके अलावा इनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी थी, जो इन्हें ऑर्डिनरी इपिक एक्सपर्ट्स से कहीं ज्यादा बेहतर बनाती थीं। इतना ही नहीं, ब्यूरो के हेडक्वार्टर में और भी ज्यादा एक्सपर्ट्स थे। महमूद को तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं। हालांकि किसी ने उसे कभी हमला करते हुए नहीं देखा, लेकिन जो भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, वो इस दुनिया से ऐसे गायब हो जाता था जैसे गधे के सिर से सिंह। आज तक ऐसा कोई नोन मामला नहीं था जिसमें कोई उसे सक्सेसफुली नुकसान पहुंचा पाया हो। जब विक्रांत ने एसआईबी के पूर्व डायरेक्टर जनरल के बेटे को मार डाला था, तो पूर्व डायरेक्टर जनरल लगभग पागल हो गया था और विक्रांत को पकड़ने के लिए एक्सेसिव तरीकों का सहारा लिया था। लेकिन अपने गुस्से की वजह से उसने कुछ इरैशनल डिसीजन लिए, जिसकी वजह से ब्यूरो लगभग विक्रांत के हाथों तबाह हो गया था। महमूद ने ऑर्डर्स के अंडर विक्रांत को पकड़ने और ब्यूरो की खोई हुई अथॉरिटी को री एस्टैब्लिश करने के लिए एक प्लान डिजाइन किया। साथ ही उसने रवि जैसे कई टैलेंट्स को भी रिक्रूट किया। महमूद के अलावा ब्यूरो में 4 सेंसर्स भी थे। इनमें से हर एक बहुत ही डरावना था और कुछ इपिक स्टेज के एक्सपर्ट भी थे। इंफॉर्मेशन को केयरफुली स्टडी करने के बाद आशु को रियलाइज हुआ कि ब्यूरो को टच करना उसके लिए आसान टास्क नहीं था। छोटे लेवल की झड़पों का ब्यूरो पर कोई असर नहीं पड़ता और ना ही इससे उन्हें कोई दर्द होता। आशु को लगा कि किसी इंसान को तुच्छ मामलों पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार जब उसने तय कर लिया कि उसे क्या करना है,
तो उसे बेरहम होना चाहिए। उसे ऐसा हमला करना चाहिए जो जानलेवा हो। अगर मौत मुमकिन ना हो तो दर्द उनकी हड्डियों तक पहुंचना चाहिए और उनके दिल में खौफ बैठाना चाहिए। आंसू को गाली गलौज करना, धमकियां देना, चीजें तोड़ना और किसी की बेइज्जती करना बेकार लगता था। भले ही वो एसआईबी के 2 आदमियों को मार दे, चाहे उनमें से एक मिनिस्टर ही क्यों ना हो। ये ब्यूरो के लिए एक तुच्छ मामला होगा। वे बस किसी और को ब्रांच मिनिस्टर बना सकते थे। आंशु के पास फिलहाल इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो ब्यूरो के हेडक्वार्टर पर धावा बोलकर उसे खत्म कर सके। यहां तक कि विक्रांत जैसे एरोगेंट आदमी को भी ब्यूरो ने 28 सालों तक कैद में रखा था। जब वो बाहर आया तो उसने तुरंत ब्यूरो से बदला लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि आंशु को पकड़ने का ऑर्डर मान लिया। इससे पता चलता है कि ब्यूरो कितना टेरिफाइंग था। आंशु ने इसे लंबे वक्त तक स्टडी किया और फिर एक खबर ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। एसआईबी बहुत पावरफुल थी, लेकिन यह टिपिकल अमीर परिवारों से अलग था। ये फेडरेशन का एक डिपार्टमेंट मात्र था और फेडरेशन से इसे सैलरी मिलती थी। हालांकि एसआईबी जैसे डिपार्टमेंट के लिए पैसे कमाना बहुत आसान था। महमूद ने करप्शन पर सख्त पाबंदी लगाई थी। मौजूदा समय में इस तरह की किसी भी मिसडीड्स का कोई केस नहीं था। इस एस्पेक्ट में आंशु सच में महमूद को एडमायर करता था। ऐसे डिपार्टमेंट को इस लेवल तक कंट्रोल करना किसी के लिए भी आसान काम नहीं था। हालांकि केवल फेडरेशन फंड के भरोसे रहकर ब्यूरो को ऑपरेट करना क्लियरली इनसफिशिएंट था। ब्यूरो की मेन इनकम 2 सोर्सेस से आती थी। एक तो अलग अलग मेजर कोऑपरेशन से मिलने वाली स्पॉन्सरशिप और दूसरा एक प्राइमोडियल क्रिस्टल माइन जीवन से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एज आईबी की इनकम का 60% इसी इकलौती प्राइमोडियल क्रिस्टल माइन से आता था। आशु प्राइमोडियल क्रिस्टल माइंस से अनजान नहीं था। बैटकेव में वहां काफी तादाद में प्राइमोडियल क्रिस्टल ओरे मौजूद थे, क्योंकि वो उन्हें बाहर नहीं ला सकता था। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बैटकेव में मेनली जहरीले बैट्स का शिकार करने के लिए जाता था। हाल के दिनों में आशु ने डेंजन को रीस्पॉन नहीं किया था, इसलिए अंदर के सभी जहरीले बैट्स को वो पहले ही खत्म कर चुका था। तब से उसने बैट केव का दौरा नहीं किया था। हालांकि प्राइमोडियल क्रिस्टल माइन की इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आशु प्लेजेंटली सरप्राइज रह गया। प्राइमोडियल क्रिस्टल के इफेक्ट प्राइमोडियल गोल्ड के जैसे थे। इन्हें प्राइमोडियल क्रिस्टल वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और यहां तक कि इससे लेजर वेपन्स भी बनाए जा सकते थे। इस तरह के लेजर डायमेंशनल क्रिएचर के खिलाफ सर्टेन लेवल की लीथैलिटी रखते थे। प्राइमोडियल क्रिस्टल की वैल्यू प्राइमोडियल गोल्ड से भी ज्यादा थी। हालांकि प्राइमोडियल क्रिस्टल डिपॉजिट आमतौर पर प्राइमोडियल गोल्ड डिपॉजिट्स की कंपैरिजन में कम होते हैं। अब तक डिस्कवर्ड प्राइमोडियल क्रिस्टल माइंस हर साल केवल कुछ टन प्रोड्यूस करती थीं। आशु ने अंदाजा लगाया कि एक प्राइमोडियल क्रिस्टल माइन का ईयरली प्रोडक्शन बैट केव में मौजूद प्राइमोडियल क्रिस्टल्स के बराबर होगा। एसआईबी की प्राइमोडियल क्रिस्टल माइन में अच्छा खासा डिपॉजिट था। कई सालों तक खुदाई के बाद भी प्राइमोडियल क्रिस्टल का प्रोडक्शन अभी भी स्टेबल था। अगले 10 से 20 सालों तक माइनिंग जारी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्राइमोडियल क्रिस्टल माइन की सख्त प्रोटेक्शन की वजह से इस पर केवल थोड़ी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। किसी स्पेसिफिक प्रोडक्शन या स्टोरेज की इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इसे काफी ज्यादा एस्टिमेट किया गया था। जब भी ब्यूरो को पैसे की जरूरत होती, बड़ी तादाद में प्राइमोडियल क्रिस्टल बेचे जाते थे, जो बात आशु के इंटरेस्ट को वाकई बढ़ा रही थी। वो एक फुटनोट था। इसमें कहा गया था कि कुछ अर्थ या स्टोन टाइप के डायमेंशनल क्रिएचर प्राइमोडियल क्रिस्टल ओरेसेस को खाने की तरह ट्रीट करते थे, जो उनके इवोल्यूशन को कैटलाइज कर सकता था। फुटनोट पढ़ते ही आशु की आंखें चमक उठीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना फोन निकाला और सहारनपुर डेंजन में एंटर होना चूज किया, जिसके बाद वो जल्दी ही जहरीले बैट्स का घर यानी कि बैट केव तक पहुंच गया और उन प्राइमोडियल क्रिस्टल ओरेस को देखने लगा जो तारों की तरह चमक रहे थे। आशु ने तुरंत टायरेंट बेहेमोथ को बुलाया। 3 से 4 मीटर लंबा टायरेंट बेहेमोथ पहले ही एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। जब उसने प्राइमोडियल क्रिस्टल ओरेस को देखा तो उसकी आंखें ऐसे चमक उठीं मानो बिल्ली को दूध नजर आ गया हो। उसने आओ देखा ना, ताव और एक दहाड़ लगाई और दीवार की तरफ झपट पड़ा। उसने दीवार को पंजे से खुरचते हुए क्रिस्टल को मुंह में रखा और चबाने लगा। आंसू ये देखकर हैरान रह गया कि टायरेंट बेहेमोथ प्राइमोडियल क्रिस्टल से मिले हुए रॉक्स को ऐसे निगल रहा था जैसे ये टॉफी हो। टायरेंट बेहेमोथ का रुकने का कोई इरादा नहीं था।
उसने आसपास के सभी प्राइमोर्डियल क्रिस्टल ओरस को चबाना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसने कई साधारण रॉक्स को भी चबा डाला, जिसे देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि वो कितना बड़ा पेटू था। ये वाकई एक ऐसा मॉन्स्टर है जो रोजाना हजारों माउंटेन्स खा सकता है। आशु ने हैरान होकर सोचा। हालांकि बनाना फेरी और ट्रुथ लिसनर भी मिथिकल क्रिएचर्स थे, लेकिन उनकी भूख इसके मुकाबले चाय कम पानी ज्यादा के बराबर थी। जहां तक डेमोनिक नियोनेट का सवाल है, उसने अपने जन्म से लेकर अब तक कभी कुछ नहीं खाया था। दूसरी तरफ टायरेंट बेहेमोथ एक ड्रिलिंग मशीन की तरह था। जहां भी वो जाता, दीवारों को चीर चीर कर खा जाता। हाल ही में आंसू ने टायरेंट बेहेमोथ को भूखा रखा था, क्योंकि उसके पास शिकार करने के लिए किसी भी डेंजन में कोई क्रिएचर नहीं थे। फूड बचाने के लिए आशु तब तक इंतजार करता जब तक कि वो बेहद भूखा ना हो जाए, और फिर उसे थोड़ा सा खाना देता। इस दौरान टायरेंट बेहेमोथ ने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया था। सैटिस्फाई होना तो दूर की बात थी, अब जब खाना मौजूद था वो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने बैट केव में पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। आधे दिन के अंदर उसने अंदर मौजूद सभी प्राइमोर्डियल क्रिस्टल ओरिस को खा लिया, जिस वजह से उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल गया। ये भाई, मैं इसे फ्यूचर में पाल नहीं सकता। अगर गेम डेंजन और बैटकेव में मौजूद प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स ना होते तो आशु को इसे मारने का मन करता। उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए मैं था, इससे पहले कि ये पेटू क्रिएचर दुनिया पर कोई विपत्ति लाए। अचानक आशु ने देखा कि टायरेंट बेहेमोथ संतुष्ट होकर डकार ले रहा था। फिर उसके शरीर से ब्लैक ग्लो निकलने लगा, जिसने उसे पूरी तरह एनवलोप कर लिया। क्या ये ईपिक स्टेज पर इवोल्व होने वाला है? आशु खुशी से झूम उठा। अगर उसे पहले से पता होता कि प्राइमोर्डियल क्रिस्टल ओरेस टायरेंट बेहेमोथ पर इतना बड़ा इफेक्ट डालेंगे, तो आशु उसे बहुत पहले यहां ले आया होता। पहले की गई बैटकेव की सारी मेहनत वाकई बर्बाद हो गई। ईपिक स्टेज में पहुंचने के बाद क्या टायरेंट बेहेमोथ और भी ज्यादा खा सकेगा? जब आशु ने एसआईबी की प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन के बारे में सोचा तो उसकी आंखों में एक्साइटमेंट फ्लैश हुई। टायरेंट बेहेमोथ लगातार इवोल्व हो रहा था। आशु को नहीं पता था कि ये इवोल्यूशन कब फिनिश होगा। हालांकि गेम में बैट केव अपेक्षाकृत सेफ थी, इसलिए उसने उसे वहीं छोड़ दिया। आशु ने ब्यूरो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़नी जारी रखा, खासकर प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन से रिलेटेड हिस्सों का। प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन ना तो होली सिटी में थी और ना ही कैपिटल में। यह विल्डरनेस में मौजूद एक डायमेंशनल जोन में थी। हालांकि ब्यूरो ने पहले ही उस डायमेंशनल जोन को सील कर दिया था, और 4 मेजर सेंसर्स में से एक अर्जुन अपने आदमियों के साथ इसकी निगरानी कर रहा था। इसीलिए उस डायमेंशनल जोन में दाखिल होकर प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन को ढूंढना आसान नहीं था। आशु को स्टडी करने के बाद रियलाइज हुआ कि कई लोग प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन पर अपनी नजरें लगाए हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। इसकी असली वजह यह थी कि डायमेंशनल जोन खुद बहुत ऑर्डर्ड था। ब्यूरो ने इस ऑडिटी पर काफी निर्भरता बनाई हुई थी। आम लोग जैसे ही उसमें दाखिल होते, बिना ये जाने कि क्यों मारे जाते। इंफॉर्मेशन के अनुसार जीवन ने अपने आदमी भी वहां भेजे थे। हालांकि रिजल्ट अच्छे नहीं रहे। वहां कई लोग भेजे गए थे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही जिंदा लौट पाए। उनमें से 2 के लौटने के बाद भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गईं। उनमें से एक पागल हो गया और दूसरे ने सुइसाइड कमिट कर ली। शेरगिल परिवार के पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इन्हीं 2 लोगों द्वारा दी गई थी। इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आशु के चेहरे पर खुशी की झलक दिखी। वो जगह सच में अजीब थी, लेकिन वो इसे ट्राई कर सकता था। आशु ने जीवन से मिली इंफॉर्मेशन का गहराई से अध्ययन किया। उसे लगा कि वहां मौजूद पावर शायद एक कर्स हो सकती है। जहां तक ट्रुथ लिसनर की बात है, उसका कर्स के खिलाफ बहुत मजबूत रेजिस्टेंस था। हालांकि मुझे एक्चुअल सिचुएशन को वेरीफाई करनी होगी, तभी मैं पूरी तरह से श्योर हो पाऊंगा। यह सबसे बेस्ट होगा अगर मैं छोटा हथेली का निशान ढूंढ सकूं और डायमेंशनल जोन को अपने फोन में डाउनलोड कर सकूं। आशु ने तुरंत प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन पर जाने का प्लान नहीं बनाया। टायरेंट बेहेमोथ अभी भी इवोल्व हो रहा था, इसलिए वहां जाना फिलहाल बेकार था। वो अकेले माइन नहीं खोद सकता था, इसलिए अभी दाखिल होने से कोई खास फायदा नहीं होता, और वो बहुत ज्यादा प्राइमोर्डियल क्रिस्टल भी नहीं ले जा सकता था। यूजुअल प्रैक्टिस के अनुसार आशु पहले अंडरग्राउंड समुद्र की तरफ गया। काले ड्रैगन पर अब 10 से ज्यादा पाम इम्प्रिंट हो चुके थे। पाम इम्प्रिंट्स के अलावा
उसके शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी पॉइजन बॉयल्स बनने लगे थे, जो हल्की सडन के साइंस शो कर रहे थे। जब आशु समुद्र में उतरा तो अदर 8 काले ड्रैगनों ने उस पर हमला किया, लेकिन वो काला ड्रैगन बाकियों से सुस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लगभग होश खो चुका हो। लगता है ये जल्दी ही मरने वाला है। आशु ने खुशी महसूस की। उसे उम्मीद थी कि काले ड्रैगन की मौत के बाद जरूर कुछ स्पेशल ड्रॉप होगा। अंडरग्राउंड समुद्र से बच निकलने के बाद आशु ने तुरंत गेम से क्विट नहीं किया। उसने नीलम जैसे आसमान को ऑब्जर्व किया, लेकिन उसे कुछ भी असाधारण नजर नहीं आया। पहले जब वो इसके पास गया था तो अचानक मर गया था। नीलम जैसे आसमान में शायद कोई टेरिफाइंग क्रिएचर था, लेकिन अब तक वो उसकी एग्जिस्टेंस का पता लगाने में नाकाम रहा था। जैसे ही आशु गेम से बाहर निकलने वाला था, उसने अचानक देखा कि दूरी पर नीलम जैसे आसमान में एक नीली रोशनी फ्लैश हुई। यह बिल्कुल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सिग्नल की तरह थी, जो नीलम जैसे आसमान में तेजी से चमककर गायब हो गई। वो नीली रोशनी आई और तुरंत गायब हो गई। आशु ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन वो रोशनी फिर से दिखाई नहीं दी। पता नहीं ये क्या है। ये भी एक मिथिकल क्रिएचर होना चाहिए, है ना? आशु को पता था कि इसके बारे में जानने से भी कोई फायदा नहीं था। उसकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ के साथ एक जंजीरों से बंधे काले ड्रैगन को मारना ही इतना मुश्किल था। एक आजाद मिथिकल क्रिएचर को मारने का तो सवाल ही नहीं था। यह अननोन था कि बैट केव में इवोल्व हो रहा टायरेंट बेहेमोथ अपना इवोल्यूशन कब कंप्लीट करेगा। गेम से बाहर निकलने के बाद आशु को जीवन का फोन आया। यंग मास्टर आशु, आपके लिए एक अच्छी खबर है। हमारा ब्यूरो के खिलाफ प्लान लगभग पूरा होने वाला है, जीवन ने कहा। आशु ये सुनकर नेचुरली खुश हुआ कि ब्यूरो परेशानी में पड़ने वाला है, लेकिन वो उन्हें खुद से तबाह करना चाहता था। जीवन विक्रांत मर चुका है, इसीलिए मैं चेस माउंटेन छोड़ना चाहता हूं, आशु ने कहा। बिल्कुल, आप जा सकते हैं। फिलहाल ब्यूरो के पास आपको हैंडल करने का वक्त नहीं होगा। मैं कल आपको स्कूल पहुंचाने के लिए किसी को भेज देता हूं, जीवन ने कहा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वापस चला जाऊंगा। उससे पहले मैं अपने होम टाउन लौटना चाहता हूं, आशु ने कहा। ठीक है, अब जब विक्रांत भी आपका मुकाबला नहीं कर सका, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को ढूंढना आसान नहीं होगा। आप खुद फैसला कर सकते हैं, जीवन ने रुककर पूछा। आप गाइड सिटी क्यों जा रहे हैं? वहां आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। सही कहा ना? घर पर कुछ चीजें हैं जो मैं वापस लाना चाहता हूं। वैसे क्या तुम एंशिएंट गाइड सिटी का एक एंट्री पास ऑब्टेन कर सकते हो? मैं वापस जाते समय वहां एक बार जाना चाहता हूं, आशु ने कहा। यह तो आसान है, डायरेक्ट वहां चले जाओ, मैं कॉल करके अरेंज कर दूंगा, जीवन ने सीधा जवाब दिया। फोन काटने के बाद आशु ने अपना सामान पैक किया और शाहिद को अपनी रवानगी के बारे में बताने गया। वो केवल गाइड सिटी ही नहीं जाना चाहता था, बल्कि एसआईबी की प्राइमोडियल क्रिस्टल माइन की तरफ भी जाना चाहता था। गाइड सिटी पहले जाने की वजह यह थी कि वो देखना चाहता था कि क्या फायर गोड प्लेटफॉर्म पर मौजूद फर्नेस में रियलिटी में कोई स्टोन सेबर है। गेम में स्टोन सेबर बस एक इल्यूजन थी, वो उसे किसी भी तरह छू नहीं पाता था, इसलिए वो रास्ते में इसे रियलिटी में देखना चाहता था। क्या आप सच में जा रहे हैं? अगर आप चाहें तो यहां रह सकते हैं। मैं आपको स्पेशल ऑपरेशन यूनिट का कैप्टन बना दूंगा और उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दूंगा। ओवरसियर को समझाना मेरी जिम्मेदारी होगी। शाहिद ने आंसू को रोकने की कोशिश की। उसे लगा कि आंसू का स्कूल वापस जाना बेकार है। आखिरकार मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूं, मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, आशु ने कहा। ठीक है, थॉमस कॉलेज में सच में कुछ इंप्रेसिव लोग हैं, खासकर चांसलर। महावश उन्हें मिथिकल स्टेज से नीचे का सबसे ताकतवर इंसान कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनके साथ रहकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, शाहिद ने कहा। आशु ने हल्के से सिर हिलाया। तो फिर मैं अब निकलता हूं। इतनी जल्दी? शाहिद थोड़ा हैरान हुआ। रुकने का कोई मतलब नहीं है, मुझे अभी कुछ और काम भी करने हैं, आशु ने कहा। ठीक है, लेकिन उन लोगों को अलविदा जरूर कह देना, नहीं तो वे मुझे जरूर परेशान करेंगे, शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी को अलविदा कहने और चेस माउंटेन से निकलने के बाद आशु सीधे म्यूटेटेड स्टोन ची पर सवार होकर गाइड सिटी की तरफ निकल पड़ा।
जब वो गाइड सिटी से महिम सिटी के लिए निकला था, तब वो सिर्फ एक मॉर्टल स्टेज का लड़का था, और जहां नेहा से एक ही स्ट्राइक में हारने की वजह से सब मानने लगे थे कि उनकी गाइड सिटी का जीनियस अब समय की रेत में गायब हो चुका था। लेकिन अब 1 साल से भी कम समय में वो इपिक स्टेज पर पहुंच चुका था, इसलिए अब वो पहले से बहुत बदल चुका था। जब वो एंशिएंट गाइड सिटी पहुंचा तो आशु को वो वक्त याद आया जब उसने समर के साथ कॉम्बैट टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। ये ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत समय पहले की बात हो। एंशिएंट सिटी में दाखिल होने के बाद उसने यहां वहां स्केलेटन सोल्जर्स से मुकाबला करते हुए कुछ लोगों को देखा। आशु उनके पास से होते हुए एंशिएंट सिटी के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ गया। हालांकि उसने रियल लाइफ में यहां केवल एक बार दौरा किया था, लेकिन उसने गेम में अनगिनत बार यहां शिकार किया था। यही वजह थी कि वो एंशिएंट गाइड सिटी से काफी अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए वो जल्दी से फायर गोड प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। फायर गोड प्लेटफॉर्म पर मौजूद फायरबर्ड्स नेचुरली आशु को हुर्त नहीं कर सकी। आशु सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर बढ़ा और फायरबर्ड्स उसकी तरफ झुंड में आने लगी। लेकिन जैसे ही आशु ने एंशिएंट टेम्परर मंत्रा को सर्कुलेट किया, फायरबर्ड्स ऑटोमेटिकली पीछे हट गई। जब वो फायर गोड प्लेटफॉर्म के टॉप पर पहुंचा तो ये गेम के मुकाबले ज्यादा अलग नहीं था। लेआउट आइडेंटिकल था, बस गेम में ये कार्टूनिश दिखता था, रियलिटी में ये ज्यादा एंशिएंट लग रहा था। धब्बेदार स्टोन फर्नेस में फायर जल रही थी और अंदर एक स्टोन सेबर भी थी। ये सेबर गेम की कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा क्रूड नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे हाथ से बनाया गया हो। ब्लेड पर गड्ढे और नेचुरल स्टोन पैटर्न्स थे। केवल ब्लेड की धार ही बारीक और शार्प दिख रही थी। इसे एक पार्शली मैन मेड स्टोन सेबर कहा जा सकता है। आशु ने एंशिएंट एम्परर मंत्रा को सर्कुलेट किया और एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल को बुलाकर खुद पर अटैच कर ली। फिर उसने अपना हाथ स्टोन फर्नेस में डाला। फर्नेस में जल रही फ्लेम्स ने जैसे कुछ सेंस किया हो, वे ऑटोमेटिकली सेपरेट हो गईं। बिना आंसू की हथेली को नुकसान पहुंचाए उसने फर्नेस के अंदर रखी स्टोन सेबर को रिवील कर दिया। आशु ने अपनी हथेली से स्टोन सेबर को पकड़ी और तुरंत उसे स्टोन की यूनिक रफनेस महसूस हुई। ये छूने में थोड़ी कोल्ड थी। उसने इसे मजबूती से पकड़ लिया। मैंने इसे पकड़ लिया। ये स्टोन सेबर सच में रियल वर्ल्ड में मौजूद है। आशु हैरान रह गया। जैसे ही उसने स्टोन सेबर पकड़ी, आशु को तुरंत उसके अंदर से इमिट हो रहा एंशिएंट ऑरा फील हुआ। यह फीलिंग इतनी इंटेंस थी कि उसका मन एक पल के लिए चकरा गया और उसने इनवॉलंटरीली ही हिल्ट को कसकर पकड़ लिया। धीरे से खींचते हुए उसने स्टोन सेबर बाहर निकालनी शुरू की। आशु ने तुरंत महसूस किया कि पूरी एंशिएंट गाइड सिटी हिलने लगी। फर्नेस से भी फ्लेम्स निकल पड़ी, जैसे कि अनगिनत जिंदगियां अंदर से गरज रही हों। आशु के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए और उसने तुरंत स्टोन सेबर को वापस धकेल दी। तब जाकर वो टेरिफाइंग फीलिंग गायब हुई। ये स्टोन सेबर कहीं ये भी चेस माउंटेन के जेड बॉक्स की तरह तो नहीं? क्या ये भी एक ऐसा आइटम हो सकता है डायमेंशनल जोन को सील करता है? आशु ने तुरंत स्टोन सेबर छोड़ दी, इसे टच करने से डरते हुए। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि स्टोन सेबर निकालने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आशु ने इसे टच ना ही करने का फैसला किया। जब आशु फायर गोड प्लेटफॉर्म से उतरा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एंशिएंट गाइड सिटी में स्केलेटन सोल्जर्स सबसे कॉमन थे, जबकि स्केलेटन सोल्जर्स की तादाद कम होती थी। लेकिन अब आशु ने अपने आसपास 10 से ज्यादा स्केलेटन जनरल्स को देखा। जब वो अंदर आया था तो उसने उन्हें नहीं देखा था। जाहिर था कि वे अभी अभी अपीयर हुए थे। सच में स्टोन सेबर खींचने का असर पड़ा है। आशु ने आगे बढ़ना जारी रखा और देखा कि वाकई कई स्केलेटन जनरल मौजूद थे। एंशिएंट सिटी में 1 या 2 स्केलेटन जनरल से सामना हो जाना ही बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन आशु ने रास्ते में 50 से ज्यादा देखे। उसे नहीं पता था कि उसने कितनों को मिस कर दिया होगा। इतने सारे स्केलेटन जनरल्स के अपीयर होने से वहां शिकार कर रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आमतौर पर वे केवल स्केलेटन सोल्जर्स को ही मार पाते थे, लेकिन अब इतने सारे स्केलेटन जनरल्स थे। बढ़ी हुई ड्रॉप रेट उन्हें नेचुरली एक्साइटेड कर रही थी। आशु कुछ परेशान था। प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पर अगर डायमेंशनल जोन की सील हटा दी गई तो सिचुएशन उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा वर्स हो सकती थी। अपने पुराने रेजिडेंस में लौटने और रात बिताने के बाद आशु अगले दिन SIB की प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन के लिए रवाना हुआ। जिस डायमेंशनल जोन में माइन मौजूद थी
उसे डोंट क्राई वैली कहा जाता था। कहा जाता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत वैली थी जहां एक यंग कपल रहता था। महिला वैली में फ्लावर लगाती थी जबकि आदमी माउंटेन पर शिकार करने जाता था। वे इमोर्टल कपल की तरह जिंदगी जीते थे। एक बार आदमी शिकार के लिए माउंटेन पर गया लेकिन वापस नहीं लौटा। महिला उसके वापस आने का बेसब्री से इंतजार करती रही लेकिन वो नहीं आया। इसके बाद आसपास के विलेजर्स ने वैली से रोने की आवाजें सुनी जो लगभग कभी बंद नहीं होती थीं। कुछ साहसी विलेजर्स दिन में वैली में गए। तब उन्हें पता चला कि महिला बहुत पहले मर चुकी थी। उसका शरीर सूख चुका था और उसके पेट में एक चाकू लगा था जिससे ऐसा लग रहा था कि उसने आत्महत्या की थी। विलेजर्स ने महिला के शरीर को दफना दिया और वैली का नाम बदलकर डोंट क्राई रख दिया। वे चाहते थे कि महिला को शांति मिले और वो रोना बंद कर दे, लेकिन रात में वैली से तब भी महिला के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। बेशक ये केवल किस्से कहानियां थीं। डोंट क्राई वैली के अंदर कोई रोने की आवाज नहीं थी, लेकिन डायमेंशनल स्टॉर्म के बाद से वैली से रोने की आवाजें आने लगीं। हालांकि ये आवाज उस महिला की नहीं थी। जो भी वैली में दाखिल होता वो इनवॉलंटैरिली रोने लगता, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। वे खुद को रोक नहीं पाते। अगर वे बहुत गहराई में चले जाते तो रोते रोते उनकी मौत हो जाती। बिना किसी क्लियर रीजन के एसआईबी ने क्लियरली डोंट क्राई वैली के सीक्रेट को समझ लिया था, इसलिए वे बिना अफेक्ट हुए वैली में फ्रीली घूम सकते थे। हालांकि दूसरे फैक्शंस ने वैली के सीक्रेट को समझने और प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन पर कब्जा करने के लिए कई लोगों को भेजा था, मगर वे सभी नाकाम रहे और उनमें से कई मारे भी गए। इसमें शेरगिल परिवार के लोग भी शामिल थे। केवल 2 लोग डोंट क्राई वैली से जिंदा वापस आ सके। उन्हीं की बदौलत शेरगिल परिवार को इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। आशु को शक था कि ये रोने वाली पावर शायद कर्स की पावर के जैसी थी, क्योंकि ट्रुथ लिसनर कर्सेस के खिलाफ इफेक्टिव था। इसलिए आशु ने डोंट क्राई वैली में दाखिल होने की कोशिश करने का फैसला किया। अगर वो वाकई डोंट क्राई वैली की पावर्स को रिस्ट्रेन करने में कामयाब हो जाता तो उसके पास प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन में एंटर होने का चांस होता। ऑफ कोर्स आशु ने बिना तैयारी के जोखिम उठाकर अंदर जाने का फैसला नहीं किया। फर्स्टली टायरेंट बेहेमॉथ का इवोल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ था। दूसरा, वो बाहर छोटे हथेली के निशान को ढूंढना चाहता था। अगर वो उसे ढूंढ पाता तो गेम में इसे ट्राई करने का मौका मिलता, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। महिम सिटी के शेरगिल परिवार में रोशन ने जीवन की तरफ देखकर भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि उस लड़के से कांटेक्ट लॉस्ट हो गया? जब वो एंशिएंट गाइड सिटी गया था तब तक वो मुझसे कांटेक्ट में था, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं मिली। 4 दिन हो गए हैं और उसका कोई अता पता नहीं है। ना तो वो महिम सिटी लौटा है, ना ही गाइड सिटी। यहां तक कि चेस माउंटेन से भी उसकी कोई खबर नहीं है। जीवन ने जवाब दिया। तो फिर वो है कहां? रोशन ने पूछा। जीवन ने एक पल सोचकर कहा, ओवरसियर, मुझे लगता है कि वो शायद ब्यूरो गया होगा। बकवास, वो ब्यूरो में क्या कर सकता है? क्या वो सच में सोचता है कि विक्रांत को मारने के बाद वो ब्यूरो का दुश्मन बन सकता है? रोशन ने गुस्से में चाय का कप जोर से टेबल पर रखते हुए कहा। जीवन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यंग मास्टर आशु बाहर से भले ही जेंटल और माइल्ड टेम्पर्ड के लगते हों, जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह ही ना हो, लेकिन वो अंदर से बेहद जिद्दी और अडिग हैं, बिल्कुल आपकी तरह। ब्यूरो बार बार उन्हें परेशान कर रहा है, इसलिए यंग मास्टर आशु डेफिनेटली उन्हें यूं ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुझसे पहले ब्यूरो की जानकारी मांगी थी। जरूर वो उनसे उलझने गया होगा। क्या बकवास है? जरा सी अचीवमेंट्स हासिल कर लेने के बाद अहंकारी और घमंडी बन गया। उसने अपनी एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा आंक लिया। क्या वो सोचता है कि सिर्फ विक्रांत को मारकर वो इनविंसिबल हो गया है? रोशन ने गुस्से में कहा, ओ जैकम, ओवरसियर, मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर आशु कोई उतावला इंसान है। मुझे लगता है कि उनके पास अपने आइडिया हैं और वो वाकई कुछ कर सकता है। जीवन ने कहा, वो क्या कर सकता है चलो महमूद की बात नहीं करते, जिससे मुझे भी सावधान रहना पड़ता है। लेकिन उसके 4 सेंसर्स में से कोई भी विक्रांत से कमजोर नहीं है। वे बहुत ही डिफिकल्ट लोग हैं। अगर वो सिर्फ अपना गुस्सा निकालने और कुछ कमजोरों को मारने के लिए गया है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने वाकई एसआईबी के हेडक्वार्टर जाने की हिम्मत की तो वो डेफिनेटली मारा जाएगा। रोशन ने थोड़ी देर रुककर कहा, अगर उसने सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए कुछ कमजोरों को मारा तो वो एक स्टूपिड पिग होगा। ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा।
ये केवल ब्यूरो को और ज्यादा उसके पीछे पड़ने के लिए उकसाएगा। यंग मास्टर आशु कोई ब्लडथर्स्टी पर्सन नहीं है। वो नेचुरली गुस्सा निकालने के लिए किसी का मर्डर नहीं करेगा। ये कहते हुए जीवन ने मन ही मन सोचा, शायद ये काम करने का शौक आपको है। कौन जानता है कि वो क्या बकवास करेगा। उसे वापस लाओ, रोशन ने कहा। ओवरसियर, आपने ही तो कहा था कि आपको उसकी परवाह नहीं है, जीवन ने पूछा। बेशक मुझे उसकी परवाह नहीं है। अगर वो मर जाए तो बेहतर है। मुझे बस डर है कि ब्यूरो उसे जिंदा पकड़ ले। क्या इससे घर पर किसी का गुस्सा नहीं भड़क जाएगा? रोशन ने जीवन को घूरते हुए कहा। तुरंत जाओ, चाहे कुछ भी हो, उसे वापस लाना होगा। जी, मैं तुरंत कैपिटल के लिए रवाना होता हूं, जीवन ने जवाब दिया। महमूद हाल ही में बहुत खराब मूड में था। ब्यूरो के एक ऑफिसर ने ब्यूरो के साथ विश्वासघात किया और कई सीक्रेट फाइल्स चुरा लीं। इन सीक्रेट फाइल्स में SIB के कुछ ऑन ऑपरेशंस की जानकारी थी, जो खास तौर पर 6 परिवारों के कुछ मेंबर्स को निशाना बनाने के लिए बनाई गई थी। इन सीक्रेट फाइल्स के एक्सपोज होने से ब्यूरो तुरंत ही सबके निशाने पर आ गया। ब्यूरो ओरिजिनली 6 परिवारों का वॉचडॉग था। जब उसने अपने मालिकों पर ही हमला करने की कोशिश की तो आउटकम जाहिर था। महमूद पहले से ही बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। जिस इकलौती बात में उसे राहत महसूस हुई वो ये थी कि उस ऑफिसर की रैंक इतनी हाई नहीं थी। उसने जो फाइल्स चुराई थी वे केवल बहुत छोटे हिस्से की जानकारी थी और इनमें कोई भी कोर सीक्रेट शामिल नहीं था। हालांकि इन फाइल्स में केवल 6 परिवारों के कम इंपॉर्टेंट मेंबर्स की जानकारी थी, फिर भी महमूद को सवालों का सामना करना पड़ा और उसे 6 परिवारों को जवाब देने के लिए मजबूर किया गया। इसके लिए ब्यूरो को भारी कीमत चुकानी पड़ी। जिस रेड्डी परिवार का हिस्सा लिजा थी, वो हर साल ब्यूरो को भारी अमाउंट में फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता था। इनफैक्ट 6 परिवार SIB को सेम अमाउंट में फंडिंग देते थे, लेकिन ये फंडिंग उस समय कट कर दी गई जब इसे ट्रांसफर किया जाना था। हालांकि इस्तेमाल किए गए बहाने अलग अलग थे। महमूद अच्छी तरह जानता था कि ये 6 परिवारों की तरफ से केवल एक स्मॉल वार्निंग थी। मामला यहीं तक लिमिटेड नहीं था। कुछ इंस्पेक्टर्स जो 6 परिवारों को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई थी। महमूद जानता था कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मामला इतना सिंपल नहीं रहेगा। रोशन, तुम्हारा रिवेंज वाकई बहुत जल्दी आया। महमूद को पहले ही अंदाजा हो गया था कि यह सब किसने किया है। रोशन के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। यहां तक कि विक्रांत भी नाकाम हो गया। यह शेरगिल परिवार दिन ब दिन और ज्यादा परेशान करने वाला बनता जा रहा है। महमूद ये सोचते हुए गहरी सोच में डूबा था कि अब आगे क्या किया जाए। तभी उसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी। डायरेक्टर जनरल नॉर्दर्न आईसीटी, हमारी डील पर अग्री हो गई है। ये उनकी ऑफर की गई। प्राइस का स्केड्यूल। सेक्रेटरी ने महमूद को एक डॉक्यूमेंट सौंपा। महमूद ने ध्यान से प्राइसेस के स्केड्यूल को देखा और भौहें चढ़ा लीं। ये पहले से डिस्कस्ड की गई। प्राइसेस से 30% ज्यादा क्यों है? नॉर्दर्न आईसीटी ने कहा कि उनके यहां प्रोड्यूस होने वाला ऑन्ड्रोरा पिथ कम हो रहा है, इसलिए वे प्राइसेस बढ़ाना चाहते हैं। यह सबसे कम कीमत है जिसे वे एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेक्रेटरी ने हेल्पलेस होकर कहा, वे कम होने की बात क्यों कर रहे हैं? यह साफ है कि उन्हें पता है कि हमें ऑन्ड्रोरा पिथ की तुरंत जरूरत है। यह बस एक बेहिसाब मांग है। महमूद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, लेकिन भीतर से वो खुद को लाचार महसूस कर रहा था। उसे ऑन्ड्रोरा पिथ हर हाल में ऑब्टेन करना था। ये मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स को एडवांस करने के लिए जरूरी था, इसलिए उसे किसी भी प्राइस पर इसे हासिल करना था। कंपेनियन बीस्ट के एडवांस होने के बाद यह ब्यूरो के हाथ में सबसे पावरफुल ट्रुप का इक्का बन जाएगा। यह एक बड़ा मामला था जिसे डीले नहीं किया जा सकता था। हालांकि ब्यूरो की मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन खराब थी। वे 6 परिवारों की फंडिंग पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब फंडिंग कट हो जाने की वजह से ब्यूरो को नॉर्मली ऑपरेट करना ही मुश्किल हो गया था। महंगे ऑन्ड्रोरा पिथ को खरीदने की बात तो दूर रही लगता है। हमें केवल रिजर्व में मौजूद प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। काफी सोचने के बाद महमूद केवल यही सॉल्यूशन निकाल सका। SIB की प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन की क्वांटिटी हर किसी की इमेजिनेशन से ज्यादा थी। यहां तक कि जब महमूद ने खुद माइनिंग शुरू की थी तो उसने इतनी मैसिव अमाउंट में रिजर्व की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि महमूद प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन को तुरंत कैश करने की जल्दी में नहीं था। हर साल वो केवल कुछ टन ही बेचता था।
जहां तक लार्ज अमाउंट में प्राइमोर्डियल क्रिस्टल ओरेस की बात है, वे माइन के नीचे मौजूद वेयरहाउस में स्टोर्ड किए जाते थे। अगर वो सभी प्राइमोर्डियल क्रिस्टल ओरेस बाहर ले आए तो आने वाले दशकों तक ब्यूरो को फंडिंग की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।